सविता जी पूरे आंगन में फिरे जा रही थी। कभी रसोई में जाकर मिठाई का जायका लेती, कभी पूजा के थाल में फूलों की कमी देखती। आज उनके छोटे बेटे विवेक की बारात वापस आने वाली थी। पूरे मोहल्ले को जैसे उसका इंतजार था। रजनी बड़ी बहू भी ऊपर ऊपर से पूरे जोश में दिख रही थी। गेस्ट को संभाल रही थी, खाना परोस रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और खलबली थी। नई बहू आएगी, वो भी पढ़ी लिखी स्मार्ट, कहीं उसकी चमक में वो खुद फीकी ना पड़ जाए। रजनी अपने आप से बुदबुदाते हुए, हूँ देखती हूँ कितनी होशियार है ये स्वाति। 2 दिन में ही समझ आ जाएगा इसे घर का रंग ढंग। दोपहर ढलने से पहले ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। दरवाजे पर बारात लौट आई थी। ढोल नगाड़ों के बीच स्वाति लाल रंग की भारी साड़ी में सिर झुकाए धीरे धीरे कदम रख रही थी। चेहरे पर शर्म और आंखों में भविष्य को लेकर हल्की चिंता। सविता जी आगे बढ़ते हुए बोली, आओ बहू, तुम्हारा इस घर में बहुत स्वागत है। रजनी स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखती हुई, हाय, साड़ी तो बड़ी महंगी लग रही है। स्वाति जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, घर की दीवारें भी जैसे कुछ कहने लगती हैं। घर में सुंदर सजावट, दीवारों पर हल्की झालरें, हर कोना किसी त्योहार सा सजाया गया। विवेक स्वाति के कान में फुसफुसा कर कहता है, स्वाति घबराओ मत, सब लोग अच्छे हैं। रजनी भाभी थोड़ी तेज हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी विवेक, मैं सबका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। रात को पूरे परिवार के साथ डिनर टेबल पर पहली बार स्वाति बैठी। सविता जी ने नई बहू स्वाति को खाना परोसा। स्वाति, क्या तुमने कभी सत्तू की पूरी खाई है? आज तुम्हारे लिए बनाई है। स्वाति मुस्कुरा कर बोली, नहीं मम्मी जी, लेकिन बहुत सुन रखा है। अब आपके हाथ से खाऊंगी तो और खास हो जाएगा। तभी रजनी तंज कसते हुए बोली, हाय, आज तक तो किसी ने मेरी बनाए खाने की इतनी तारीफ नहीं की। चलो, कोई तो आया जो मम्मी जी का लाड़ पा रहा है। दीदी, आपसे भी बहुत कुछ सीखना है मुझे। सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। रात को स्वाति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। विवेक पास ही था, लेकिन वो रजनी की बातों को सोच रही थी। स्वाति मन में, शायद दीदी को मेरी वजह से कुछ खटक रहा है, लेकिन मैं कोई होड़ में नहीं हूँ। बस मुझे घर को अपना बनाना है और मम्मी जी को माँ जैसा महसूस कराना है। इधर रजनी भी अपने पति अमित से कह रही थी, तुमने देखा अमित, सब स्वाति स्वाति कर रहे थे, जैसे मैं इस घर की बहू ही ना हूँ। एक दिन आए लड़की को इतना मान, और मुझे देखो। रजनी, तुम हर बात को अपने ऊपर क्यों लेती हो? नई बहू आई है, थोड़ी मोहब्बत दिखा दो तो सब बेहतर हो जाएगा। मतलब अब मुझे ही बदलना पड़ेगा। चलो अच्छा है, अब देखती हूँ मैं कैसे चमकती है ये नई बहू। स्वाति के आने के बाद घर में चहल पहल और रौनक बढ़ गई थी। सविता जी के चेहरे की मुस्कान मानो वर्षों बाद लौट आई थी। छोटी बहू की सरलता, उसकी मीठी बोली और काम में तत्परता ने सास के मन को छू लिया था। लेकिन इस रौनक में कोई था जो बेचैन था। रजनी, बड़ी बहू। रजनी की आंखों में वो चमक नहीं रही जो पहले थी। जब वह इस घर की नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब भीड़ उसके चारों ओर थी। हर कोई उसे पूछता था, उसे देखता था, पर अब सारी नजरें स्वाति पर थीं। सुबह सुबह रसोई में हलचल थी। सविता जी पूजा करके लौटी और देखा कि स्वाति ने बिना कहे ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। सविता जी प्रसन्न होकर बोली, अरे बहू, तुमने तो कहे बिना ही चाय चढ़ा दी और ये पराठे भी सेक रही हो। इतनी जल्दी सब सीख गई। स्वाति मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, मेरी माँ हमेशा कहती थी, ससुराल का रसोई घर दिल जीतने की सबसे अच्छी जगह होती है। तभी रजनी पीछे से आकर तंज कसते हुए बोली, और ससुराल के लोग रसोई घर से ही नापते हैं प्यार का पैमाना, है ना? सविता जी हल्के गुस्से से, रजनी, तुम भी तो शुरू में ऐसे ही करती थी, अब तो तुम नाश्ते के समय तक सोती हो।
रजनी मुंह बिचका कर बोली, हाँ मम्मी जी, अब तो घर में एक परफेक्ट बहू जो आ गई है, मुझे क्यों उठना पड़े। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम पराठे ला देती हूँ। रजनी मन ही मन बुदबुदाई, धोखा मत दो वो मीठी मुस्कान में, दिखावा ज़्यादा दिन नहीं टिकता जान लो। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। एक दोपहर में रजनी अपनी सहेली सुमन से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे सुमन, तू पूछ मत, नई बहू ने तो आते ही सबका दिल जीत लिया है, जैसे सबको अमृत पिला दिया हो। मुझे तो लगता है ये सब एक्टिंग है, बड़ी शातिर है। तू तो कह रही थी वो गांव से है। हाँ, लेकिन पहनावा बोलचाल बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल, पढ़ी लिखी है। अब तू सोच, मैं जब आई थी तब सब कहते थे हमारी रजनी सबसे सुंदर और समझदार है, अब सब उसे सिर पर बैठा रहे हैं। एक दिन सविता जी बाजार से नई बहू के लिए एक सुंदर गुलाबी सूट लेकर आई। स्वाति, ये देखो, तुम्हारे लिए खरीदा है, जब से तुम आई हो घर में रौनक आ गई है। अरे मम्मी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। रजनी को यह सब बुरा लगा। वाह, आपने मुझे तो कभी ऐसे खुद खरीद कर कपड़े नहीं दिए मम्मी जी। चलो, आजकल नई बहुओं का ही जमाना है। अरे रजनी, जब तुम आई थी तब भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन तब तुमने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ ना बोल सकी रजनी। उस रात विवेक और स्वाति अपने कमरे में थे। विवेक, भाभी जी मुझसे कुछ खफा है क्या? विवेक बोला, रजनी, भाभी को थोड़ी देर लगेगी तुम्हें अपनाने में। उन्हें लगता है कि तुम उनकी जगह ले रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरे, मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, लेकिन वो हर बात में मुझसे तुलना करती हैं, कभी जेवर को लेकर, कभी साड़ी को लेकर। मैं तो मायके से भी कुछ नहीं लाई दिखावे के लिए। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा स्वाति। मम्मी जी तुम्हारे साथ हैं और मैं भी। उधर रजनी अपने कमरे में अपने पति अमित से फिर से उलझी हुई थी। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अमित, मैं अकेली पड़ गई हूँ इस घर में। सब स्वाति की तारीफ कर रहे हैं, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अमित बोला, रजनी, हर किसी की तारीफ को अपनी बेइज्जती मत समझो। मम्मी ने तुम्हें भी बहुत चाहा है, पर अब नई बहू है तो उसे भी तो प्यार मिलेगा ना। बस, अब देखो मैं कैसे दिखाती हूँ कौन है असली बहू इस घर की। मुझे नीचा दिखाने की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। सुबह सुबह पूरे घर में हलचल थी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। सविता जी सुबह से पूजा की तैयारी में लगी थी। स्वाति ने जल्दी उठकर रसोई संभाल ली थी। खीर, पूरी और बेसन के लड्डू बना रही थी। लड्डू की महक, देसी घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। सविता जी प्रसन्न होकर, स्वाति, तुमने तो सच में दिल जीत लिया। इतने स्वाद से खीर बनाई है कि याद आ गई तुम्हारे पिताजी के हाथ की खीर। स्वाति मुस्कुरा कर बोली, आपको पसंद आई, यही बहुत है मेरे लिए। तभी रजनी बोली, वाह मम्मी जी, अब तो तुलना पिताजी से होने लगी। चलिए अच्छा है, मेरी बनाई खीर तो शायद अब आपको याद भी नहीं। रजनी, तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन आज नई बहू ने पहली बार बनाया है तो थोड़ी तारीफ बनती है ना। रजनी चुपचाप मुंह फेर कर बोली, हाँ हाँ, मैं तो अब पुरानी हो गई हूँ इस घर में, नई चीज ही सबको भाती है। रजनी अंदर गई और अपनी अलमारी से सबसे भारी जरी वाली साड़ी निकाली। कानों में लंबे झुमके, गले में चोकर हार और भरा हुआ मांग सिंदूर। जब वह बाहर निकली तो सबकी नजरें ठहर गई। वाह दीदी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, ये साड़ी बहुत जच रही है आप पर। रजनी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, हाँ तो हम भी फैशन जानते हैं। भाभी बहुत तेज बातें करती हैं, हर बात में मुझे घसीटती हैं। स्वाति धीरे से विवेक के पास जाकर बोली। विवेक मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लो मेरी फैशनेबल बीवी, देखो तो सही, भाभी तुम्हारी नकल कर रही हैं, यही तो जीत है तुम्हारी। सविता जी ने तय किया कि इस बार दोनों बहुओं को पूजा की थाली सजाने का मौका दिया जाएगा। देखो,
रक्षाबंधन की पूजा तुम दोनों मिलकर करना, जैसे एक ही माँ की दो बेटियां कर रही हों। बिल्कुल मम्मी जी, लेकिन देखिएगा कौन सी थाली सबसे सुंदर बनती है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता दीदी, आप सबसे पहले शुरू कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। सविता जी ने कहा। दोनों की थाली सुंदर है, लेकिन स्वाति की सादगी में कुछ अलग ही बात है। तब रजनी बोली, मतलब मेरी मेहनत दिखावटी है। चलो, अब तो ये भी तय हो गया कि किसे हर चीज में पसंद किया जाएगा। रात को रजनी अपने कमरे में बिफर पड़ी। तुम्हें तो सब ठीक लग रहा है ना? अब मम्मी जी को भी मैं दिखावटी लगती हूँ और ये नई बहू सादगी की मूरत बन गई। रजनी, कब तक जलन में जीती रहोगी? सबकी पसंद को अपनी हार मत समझो। मम्मी जी सबको प्यार करती हैं। हाँ, लेकिन फ़र्क अब साफ है। जब मैं नई बहू थी तब क्या किसी ने इतना लाड जताया था? अब देखो, कपड़ों से लेकर पूजा तक हर चीज़ में वही जीत रही है। देखो रजनी, अगर तुम अपनी ही बहन जैसी देवरानी से होड़ करती रहोगी तो घर कब टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उधर स्वाति भी अपने कमरे में चुप बैठी थी। विवेक, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि भाभी को छोटा महसूस हो, पर वो हर जगह मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। स्वाति, तुम्हारा दोष नहीं है, ये उनकी सोच है। जो लोग खुद की खुशियाँ दूसरों की तुलना में ढूंढते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। घर की एक दीवार पर दो तस्वीरें टंगी थीं। एक में रजनी और अमित की शादी, दूसरे में स्वाति और विवेक की। तस्वीरें अलग थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब सच्चाई कुछ और ही थी। घर की दीवारें धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी थीं। एक तरफ तुलना, दूसरी तरफ तकरार। सविता जी मंदिर में पूजा कर रही थीं। धीमे आवाज में श्लोक गूंज रहे थे। स्वाति रसोई में हलवा बना रही थी। रजनी भी उसी वक्त वहां आई, लेकिन इस बार उसकी चाल में तुनकापन और चेहरे पर तीखा भाव था। रजनी नाक सिकोड़ते हुए, आज फिर हलवा? अरे बहन, कुछ और भी बना लिया करूं, वरना लोग कहेंगे कि बस मिठास ही दिखानी आती है, स्वाद नहीं। भाभी, मम्मी जी को हलवा पसंद है ना, इसीलिए सोचा बना दूं। आपको कुछ और चाहिए तो मैं बना देती हूँ। क्यों, अब मैं मम्मी जी से पूछ कर खाऊं क्या? घर में मेरी कोई पसंद रह ही कहाँ गई है? स्वाति ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें कुछ कह गईं। अब तक जो बर्दाश्त कर रही थी उसकी हद पार होती जा रही थी। दोपहर को सविता जी ने रजनी को बुलाया। रजनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रजनी बिना देखे बोली। फिर वही स्वाति कितनी अच्छी है वाली बात ना? नहीं, ये बात कि मेरी दोनों बहुएं अगर आपस में इस तरह लड़ेंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? तुम बड़ी हो, थोड़ा सब्र रखो। रजनी गुस्से में बोली। मम्मी जी, आप बस मुझसे ही उम्मीद क्यों रखती हैं? क्या वो छोटी बहू नहीं है? उसे भी तो कुछ सिखाइए। स्वाति अभी आई है, अगर तुम उसे अपनाओगी तो वो खुद सुधर जाएगी। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा ये घर का माहौल खराब कर रही है। मतलब सारी गलती मेरी ही है। चलिए ठीक है, मैं अब अपनी दुनिया अलग बना लेती हूँ, तब देखिएगा कौन क्या संभालता है। शाम को आंगन में कपड़े सुखाने को लेकर भी झगड़ा हो गया। भाभी, ये चादर आपने मेरी लाइन पर डाल दी है, मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, क्या आप थोड़ा उधर कर सकती हैं? रजनी तेज स्वर में बोली। तुम्हारे कपड़े? ओ, तो अब आंगन भी तुम्हारा हो गया। तुम क्या सोचती हो, सब कुछ तुम ही संभालोगी इस घर में? स्वाति संयम खोते हुए बोली। भाभी, मैंने तो बस कहा था कि कपड़े सूख जाएं, उसमें भी आपको जलन हो रही है। हर बात में मुझे नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? रजनी आगे बढ़कर बोली। तुम्हें लगता है मैं तुमसे जलती हूँ? हाँ हाँ, अरे तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी मीठी बातें, ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। स्वाति कड़े स्वर में बोली। अरे कम से कम दिखावा नहीं करती कि मैं सबकी पसंदीदा हूँ, वो आप हर वक्त जताती हैं। हर किसी के सामने खुद को दुखियारी बनाकर पेश करती हैं। रात को डिनर टेबल पर सब चुप थे। अमित, विवेक, सविता जी, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अमित धीरे से रजनी से बोला। रजनी, थोड़ा शांत रहा करो प्लीज़, बच्चे भी देख रहे हैं। रजनी बात काटते हुए बोली। अब तो बोलने का भी हक नहीं रहा मुझे इस घर में।
सबको नई बहू प्यारी है, फिर मेरी ज़रूरत ही क्या है? भाभी, आप हर बात में क्यों उलझाव ढूंढती हैं? स्वाति ने कभी आपको कुछ कहा? रजनी, अब देवर मुझे समझाएगा। शाबाश, ये होता है असली बदलाव। बस करो, अब और नहीं। ये घर मंदिर है, लड़ाई का मैदान नहीं। रात को स्वाति और विवेक अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कुछ नहीं किया विवेक, फिर भी हर दिन ताना, हर बात पर कटाक्ष, अब तो सहन नहीं होता। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ स्वाति, लेकिन मम्मी को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहस सिर्फ तुम दोनों के बीच नहीं रही। अब ये पूरा घर बिखर रहा है। सुबह का वक्त था, लेकिन घर में कोई रौनक नहीं थी। न चाय की महक, न रसोई में खटर पटर। स्वाति ने धीरे धीरे चाय बनानी शुरू की तो देखा रजनी पहले से ही वहीं थी, चूल्हे पर भगोना चढ़ाकर खड़ी। भाभी, अब कब उठ गई? मैं बना देती हूँ चाय। रजनी बिना देखे बोली। अब क्या सारा काम सिर्फ तुम ही करोगी? मैं तो जैसे बेकार हो गई इस घर में। स्वाति धीमे से, ऐसा मत कहिए भाभी, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा। ना चाहा, लेकिन बनती जरूर जा रही हूँ। सास का दुलार, देवर का प्यार, अब तो मेरा पति तक तुम्हारी ही तारीफ करता है। भाभी, अगर सब मुझसे खुश हैं तो उसमें मेरा क्या दोष? हाँ, क्या मैं किसी से जबरदस्ती तारीफ करवा रही हूँ? रजनी तेज आवाज में बोली। नहीं, लेकिन तुम चालाक जरूर हो, हर किसी के सामने भोली बनती हो और अंदर ही अंदर सबको अपने पाले में कर रही हो। उसी दोपहर सविता जी बाजार गई थी। स्वाति ने रसोई में दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। रजनी आते ही, तो ये सब क्या बना रही है? मम्मी जी ने कभी दाल में अदरक नहीं डलवाया, हटा इसे। भाभी, मम्मी जी ने खुद मुझसे कहा था कि आज अदरक वाली दाल बनाऊं। उनकी तबीयत थोड़ी भारी लग रही थी। मतलब अब तो मुझसे ज़्यादा जानती है उनकी पसंद, और मैं सालों से क्या करती आई हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। भाभी बस कीजिए, हर बात में आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती हैं? हर चीज़ में टांग अड़ाना, हर समय ताना मारना, आखिर कब तक? अरे वाह, अब तो मुझे सिखाएगी, जो इस घर की पहली बहू है। हाँ, क्योंकि आप भूल गई हैं कि आप मेरी जेठानी हैं, मेरी सास नहीं। तो प्लीज़ मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। एक पल को पूरा घर सन्न हो गया। बर्तन गिरने की आवाज़ के बाद बस चुप्पी थी। विवेक और अमित पास के कमरे में ही थे। दोनों ने चीखें सुनी, वे बाहर आ गए। विवेक तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, स्वाति, ये क्या हो रहा है? स्वाति गुस्से और आंसुओं के बीच बोली, विवेक, अब और नहीं। मैं कब तक हर दिन ताने सुनती रहूं? हर बार भाभी को जवाब ना देना मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी तहजीब थी। लेकिन अब वो इसे मेरा डर समझने लगी है। रजनी अमित की ओर देखकर, सुन रहे हो अमित? अब छोटी बहू मुझे जवाब देती है, मेरी औकात बता रही है। रजनी, तुम कब तक दूसरों को दोष देती रहोगी? हाँ, कभी अपने व्यवहार पर भी ध्यान दिया है? रजनी चिल्लाकर, वाह, अब तो तुम भी उसकी साइड लेने लगी। सविता जी दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थीं। उन्होंने आते ही दोनों बहुओं को देखा, एक तमतमाई हुई, दूसरी रोती हुई। सविता जी दुख भरी आवाज में बोल उठी, बहुत हो गया, ये घर अब घर नहीं रहा, ये तो अखाड़ा बन गया है, और मैं जैसे तमाशा देखने वाली रह गई हूँ। विवेक बोल पड़ा, माँ, मैं अब चाहता हूँ कि हमें अलग कर दिया जाए। अमीर भी धीमे स्वर में बोल पड़ा, शायद यही सही रहेगा माँ, हर दिन की कलह अब सहन नहीं होती। तो ठीक है, अगर यही रास्ता है इस घर की शांति का, तो अब तुम दोनों अपने अपने हिस्से की जिंदगी जी लो। स्वाति और रजनी के झगड़े को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसका असर पूरे घर पर साफ दिख रहा था। जहाँ पहले सुबह की शुरुआत चाय की महक और हंसी मजाक से होती थी, अब वही सुबह भारी खामोशी में डूबी रहती थी। सविता जी दिन भर चिंता में डूबी रहती थीं। 2 बेटे 2 बहुएं, लेकिन अब जैसे 2 अलग घर बन चुके थे, एक ही छत के नीचे। रात का खाना लग चुका था। अमित और रजनी पहले ही खाने बैठ चुके थे। स्वाति और विवेक अब तक कमरे में थे। विवेक, अमित, आओ, दोनों साथ बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। अमित बिना देखे बोला, हम खा चुके माँ।
विवेक रुखाई से बोला, हमें भूख नहीं है अभी। सविता जी आह भरते हुए बोली, एक ही थाली में खाने वाले बेटों में इतना फर्क आ गया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रजनी अमित से बोली, अब तो तुम भी विवेक से बच कर चलते हो, डरते हो कि कहीं स्वाति नाराज ना हो जाए। अमित थके स्वर में बोला, रजनी, मैंने कब किसी का पक्ष लिया, मैं बस चाहता हूँ कि घर में शांति हो, लेकिन तुम हर बात को प्रतियोगिता बना देती हो। रजनी उल्हाना देते हुए, और स्वाति, वो तो देवी है ना, उसी का सबको ख्याल है, मैं तो जैसे बासी रोटी हो गई हूँ। एक शाम सब टीवी रूम में बैठे थे, अमित न्यूज़ देख रहे थे। विवेक अंदर आया, भैया थोड़ा रिमोट दीजिए, मम्मी जी को भजन सुनना है। अमित बिना देखे रिमोट आगे बढ़ाते हुए बोला, लो, वैसे भी मेरी सुनता कौन है अब। विवेक रुखाई से, आपको सुनने की आदत रही नहीं, हमेशा ताना मारना जरूरी है क्या। अमित तेजी से, तो अब तू भी तमीज भूल गया है, बीवी के साथ रहते रहते जुबान भी बदल गई तेरी। सविता जी बीच में आते हुए बोली, बस करो, मुझे रिमोट नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना घर चाहिए, जहाँ बेटों की आंखों में प्यार होता था, जिद नहीं। रात को सविता जी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सामने भगवान की मूर्ति थी। हे भगवान, ये वही घर है ना जहाँ मेरी गोद में दो बेटों की हंसी गूंजती थी। अब दोनों की जुबान तलवार बन गई है। कौन सी गलती कर दी मैंने, बहुओं को बहनें समझने की सीख दी, अब वही बहुएं एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। आंखों से आंसू बहते रहे। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत कुसुम आंटी सविता जी से मिलने आई। अरे बहन, अब तो तुम्हारे घर की आवाज़ें बाहर तक आने लगी हैं। कल शाम रजनी और स्वाति का झगड़ा मैं सड़क तक सुन रही थी। सविता जी शर्मसार होकर, क्या बताऊं बहन, अब ये घर मेरा नहीं लगता, एक माँ के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। कुसुम आंटी बोली, समझा लो बेटों को, अलग कर दो बहुओं को, वरना ये दीवारें भी एक दिन बिखर जाएगी। अब सिर्फ बहुओं में नहीं, भाइयों के दिल में भी दीवारें खींच चुकी थीं। जहाँ कभी एक चप्पल खो जाने पर दोनों भाई एक दूसरे की खोज करते थे, अब एक दूसरे के सामने होते हुए भी नजरें नहीं मिलाते। सविता जी के आंगन की तुलसी अब सूखने लगी थी, जैसे उसका आशीर्वाद भी साथ छोड़ रहा हो। रात के अंधेरे में सविता जी खिड़की के पास बैठी थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उनके भीतर का तूफान कहीं ज़्यादा तेज था। कभी उन्हें रजनी की चिल्लाहट याद आती, कभी स्वाति की रोती आंखें, और सबसे ज़्यादा सताता था अपने ही बेटों के बीच की चुप्पी। अगली सुबह सविता जी ने घर के सभी सदस्यों को बैठक में बुलाया। रजनी और अमित एक तरफ, स्वाति और विवेक दूसरी तरफ, और सविता जी बीच में, जैसे कोई जज। कमरे में भारी खामोशी थी। बहुत सोचने के बाद आज मैं एक निर्णय ले रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा। विवेक चौंक कर बोला, माँ, क्या बात है। रजनी बोली, कोई नई सजा सोच रखी है क्या आपने हमारे लिए। हाँ, सजा नहीं पर समाधान जरूर है। मैंने तय किया है कि अब इस घर में सब अलग अलग रहेंगे। सभी चारों लोग स्तब्ध। अमित हक्का बक्का हो गया। माँ, आप क्या कह रही हैं, अलग रहने से क्या होगा। विवेक धीरे से बोला, माँ, ये तो आप हार मानने जैसी बात कर रही हैं। हाँ, हार मान रही हूँ, उस माँ की हार जिसने सोचा था कि उसका घर हमेशा एक रहेगा, पर आज एक बहू दूसरे से जलती है, बेटे एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते, तो क्या मैं पत्थर बनकर यह सब देखती रहूं। स्वाति कातर स्वर में बोली, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन भाभी जी। रजनी बीच में काटते हुए बोली, हाँ हाँ, हमेशा मुझ पर ही बात आएगी, चलो अच्छा है, अलग हो जाएंगे। विवेक गुस्से में, भाभी, अब भी वक्त है, सोचिए, ये घर माँ की आत्मा है, अगर हम लोग अलग हो गए तो वो टूट जाएंगी। नहीं बेटा, मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि बाकी दीवारें बच जाएं। आपसे रसोई, बैठक, काम काज सब अलग, और मैं हफ्ते भर कभी तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी अमित के साथ हूँ। अगले
कुछ दिनों में घर 2 हिस्सों में बंटने लगा। रसोई में अलग अलग डब्बे, दाल चावल के थैले, बर्तन, बैठक में 2 टीवी रिमोट, यहाँ तक कि पूजा की थाली भी 2 हो गई। स्वाति धीरे से विवेक से बोली, जो घर एक था अब 2 लग रहा है, जैसे एक आत्मा को चीर दिया गया हो। विवेक, हमने हारने दिया स्वाति। माँ मजबूर हुई, पर हमने उन्हें वहां तक पहुंचाया। रविवार की दोपहर थी। सविता जी अपने कुछ कपड़े, दवाइयाँ और गीता लेकर अमित के हिस्से वाले कमरे में चली गई। अमित, माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सविता जी बोली। अभी भी कहोगी बेटा? जब मेरे आंगन में दीवारें बन गई तब तुम दोनों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब मैं अपने हिस्से की माँ बनकर जीऊंगी, आधे हफ्ते तुम्हारे साथ, आधे विवेक के साथ। रात को घर के एक कोने से किचन की आवाज़ें आ रही थीं। 2 कढ़ाई में सब्जी पक रही थी, 2 कमरे, 2 रोटियां, 2 सासें, 2 बहुएं, पर एक ही माँ जो अब अपने ही बेटों के घर में मेहमान बन गई थी। एक माँ जिसने अपने आंगन की तुलसी को 2 हिस्सों में बंटते देखा। अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ रजनी का इलाका चुपचाप खुद में सिमटा हुआ, दूसरी तरफ स्वाति का हिस्सा शांत लेकिन उदास। हर दरवाजे पर ताले नहीं लगे थे, लेकिन दिलों पर जरूर लग चुके थे। रजनी सुबह उठकर रसोई में गई, लेकिन अब ना कोई मदद करने वाला था, ना कोई साथ बात करने वाला। रजनी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पहले स्वाति के हाथ की चाय मिलती थी, अब खुद ही बनानी पड़ रही है। ना जाने कैसे इतना सब अकेले कर लेती थी वो। हाँ, काम तो करती थी। रसोई से निकलकर जब वह पूजा करने गई तो देखा दूसरी तरफ स्वाति भी वही आरती गीत गा रही थी, लेकिन दोनों दीवारों के आर पार आरती अधूरी सी लग रही थी। रजनी धीरे से, पहले एक आरती पूरे घर को जोड़ती थी, अब 2 आरतियां भी घर को जोड़ नहीं पा रही। स्वाति अपने कमरे में सविता जी की साड़ी को तह कर रही थी, वही साड़ी जो सविता जी ने पहली बार उसे दी थी। स्वाति आंखें भरकर, मम्मी जी मुझसे कहती थी धैर्य रखो बहू, लेकिन मैंने भी गुस्से में उनके घर की इज्जत को चौराहे पर ला खड़ा किया। रजनी भाभी जैसी भी थी, मगर मैं भी जवाब देने से पीछे नहीं हटी। विवेक तभी कमरे में आया। स्वाति को चुप देखा। क्या सोच रही हूँ? हमने माँ से उनका सुकून छीन लिया विवेक। मुझे नहीं लगता मैं बहू बन पाई। मैं सिर्फ बहन बनकर रह जाती तो शायद यह घर बच जाता। सविता जी मोहल्ले की एक कढ़ाई क्लास में गई थीं। वहाँ दूसरी औरतें गप्पे मार रही थीं। अरे सविता दी, सुना है अब आप कभी इस बहू के साथ कभी उस बहू के साथ रहती हैं। सच कहे तो आप जैसी सास ही अगर हार मान जाए तो अब कोई रिश्ता नहीं बचेगा इस दुनिया में। कुछ रिश्ते जोड़ने के लिए भी अलग करना पड़ता है। मैंने बेटों को बांटा नहीं, बस रिश्तों की राख समेट ली है। हो सकता है किसी दिन ये राख फिर से चिंगारी बन जाए। एक शाम रजनी अपने हिस्से की रसोई में अकेली सफाई कर रही थी, थकी झुकी कमर और हाथों में झाड़ू। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह स्वाति, सविता जी और दोनों बेटे एक ही थाली से खाना खा रहे थे। क्या मेरी ईर्ष्या ने वो थाली तोड़ दी? उसने पहली बार खुद को दोषी माना। रात को स्वाति ने एक छोटी सी प्लेट में खीर बनाई और सविता जी के कमरे में गई, जो उस समय अमित के हिस्से में रह रही थी। मम्मी जी, ये खीर बनाई है, बहुत दिनों से आपके हाथ से तारीफ सुनने को नहीं मिला ना। सविता जी खिलखिला कर नहीं पर मुस्कुरा कर बोली, बेटा ये खीर से ज़्यादा तुम्हारा भाव मीठा लगा। तभी पीछे से रजनी आ गई, हाथ में गर्म पानी और दवाई की प्लेट लिए। माँ, आज आपकी कमर में दर्द की शिकायत थी ना, ये दवा पी लीजिए। और हाँ स्वाति, खीर मेरे हिस्से में भी रख देना अगर बची हो तो। तीनों की आंखें मिल गई, पहली बार बिना ताने बिना मुकाबले के। एक दिन रजनी ने स्वाति से कहा, तेरा सब्जी काटने का तरीका तो अब भी वही है, तूने सुधारा नहीं इसे। अरे आपकी बातों में फिर से वो पुराना मजाक आ गया भाभी। रजनी बोली, हो सकता है, और हो सकता है कि ये सब मुझे अब पहले से ज़्यादा समझ आ गया हो। दोनों हंसी। पहली बार महीनों बाद खरी
लेकिन मीठी हंसी। एक दिन सविता जी ने दोनों बहुओं और बेटों को फिर से बैठक में बुलाया। सामने उनके हाथ में एक पुराना एल्बम था, परिवार की तस्वीरों से भरा। ये देखो, ये तस्वीर उस दिन की है जब रजनी बहू आई थी, और ये जब स्वाति बहू आई थी। तब ये घर कितना रंगीन था ना। माँ, हम जानते हैं हमने बहुत कुछ खो दिया, और क्या अब कुछ बचा है वापस पाने को? शायद अगर हम चाहें तो अब सुनो, आज मैं आखिरी बार कुछ कह रही हूँ। ये घर तुम्हारा है, लेकिन अब इसकी बागडोर मेरे हाथ में नहीं, तुम दोनों बहुओं के हाथ में है। या तो इसे फिर से एक कर दो, या फिर मैं इस घर को छोड़ दूंगी और वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। अमित हक्का बक्का। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? जब बेटा माँ को हफ्तों में बांटे, जब बहुएं एक दूसरे की आंख में कांटे बन जाए, तो माँ का क्या हक रह जाता है यहाँ? रजनी भरे गले से बोली, माँ, अगर आप चाहें तो सजा दीजिए, डांटिए, पर इस घर को मत छोड़िए। मुझसे गलती हुई, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं स्वाति से जलती रही, उसकी अच्छाई को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। स्वाति आंसुओं के साथ बोली, और मैं भी चुप नहीं रही भाभी, मैं भी जवाब देती गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। रजनी स्वाति का हाथ पकड़ते हुए, क्या फिर से हम बहनें बन सकते हैं? स्वाति हंसते हुए और रोते हुए बोली, अगर आप मेरी सास बनने की कोशिश ना करें तो ज़रूर। सभी एक पल को हंस पड़े, सच में हंसे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।